नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष आर्थिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की उस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा करेंगे जिसने वैश्विक मंच पर देश का कद बढ़ा दिया है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यूपीएससी और अन्य प्रशासनिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज हम इस बदलाव के पीछे के जो कारण हैं, जो आने वाली चुनौतियां हैं और भविष्य के लक्ष्यों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी गहराइयों से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हालिया रिपोर्ट्स में जो बातें की गई हैं कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। भारत ने नॉमिनल जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, नॉमिनल जीडीपी जिसका अर्थ है वर्तमान कीमतों पर अर्थव्यवस्था की गणना, और दूसरी यह है कि हमारी यह यात्रा अद्भुत रही है। महज एक दशक में हमने 10वें स्थान से छलांग लगाकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। हम चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन एक छात्र होने के नाते हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि केवल ग्रोथ, वृद्धि, यह काफ़ी नहीं है। हमें डेवलपमेंट, विकास के मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। अब आगे हम विश्व की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। 2025 के अनुमानित आंकड़े हैं, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के आंकड़े हैं। अमेरिका 28.5 ट्रिलियन के साथ शीर्ष पर है। अमेरिका फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। भारत 4.3 ट्रिलियन के साथ अभी चौथे स्थान पर मजबूती से खड़ा है, जिसने जापान को 4.1 ट्रिलियन पर पीछे छोड़ दिया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वैश्विक आर्थिक शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। मतलब भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। आखिर भारत की इस तीव्र वृद्धि के पीछे रियल ड्राइवर क्या है? आप देखिए, इसमें 4 प्रमुख स्तंभों की बात की गई है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स है, इसीलिए हम ये अचीव कर पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर घरेलू खपत की बात हो रही है। मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर, मांग बनाए रखती है, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए। यूपीआई और डिजिटल इंडिया ने व्यापार के तरीकों को बदल दिया है। वहीं पीएलआई स्कीम है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आई तेजी ने भी निर्यात को नए पंख दिए हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि हमारी जीडीपी में कौन सा क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है। देखिए, सर्विस सेक्टर में यह लगभग 55% के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं आप इंडस्ट्री में देख लिए 27% है। वहीं आप कृषि में देख लीजिए 18% के साथ है। यह एक विश्लेषणात्मक बिंदु है। कृषि अभी भी रोजगार का मुख्य आधार है, लेकिन जीडीपी में योगदान कम है। हमें इसको सुधारने की बहुत हद तक आवश्यकता है। वहीं सेवा क्षेत्र पर हमारी अत्यधिक निर्भरता एक संरचनात्मक चुनौती भी है, जिसे संतुलित करने की आवश्यकता है हमारे लिए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि बिना कड़े सुधारों के यह उपलब्धि संभव नहीं थी। सरकार ने 3 प्रमुख नीतिगत बदलाव किए थे: जीएसटी सुधार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आईबीसी में सुधार। आप देखिए, जीएसटी सुधार जिसने एक देश एक टैक्स के माध्यम से आंतरिक व्यापार की बाधाओं को खत्म किया। दूसरा, डिजिटल इंडिया, जहां डीपीआई और यूपीआई ने वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को हर नागरिक तक पहुंचाया। और तीसरा था आईबीसी सुधार, जिसने बैंकिंग क्षेत्र के फंसे हुए कर्ज को सुलझाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था मुहैया कराई, जिससे अर्थव्यवस्था को और गति मिली। इसके साथ साथ ही सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। देखो, अर्थव्यवस्था की जो गति होती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। हम प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे हैं। सागरमाला परियोजना से बंदरगाहों का आधुनिकरण हो रहा है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश से हम एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह रेल और सड़क का जाल ही हमारी आर्थिक प्रगति की असली जीवन रेखा है। यह हमें समझनी चाहिए कि यह जो मास्टर प्लान है, यह भी आर्थिक शक्ति बनने में हमारे लिए सहायक सिद्ध हुआ है। तभी जाके हम चौथे स्थान पर पहुँचे हैं और बहुत जल्दी ही हम
लगभग सरकार का जो मानना है 2027 तक हम जर्मनी के आसपास पहुंच जाएंगे। इस चार्ट को देखिए जो 2020 से 2023 तक की विकास दर दिखाता है। महामारी के दौरान जो कोरोना महामारी आई थी उसके दौरान भी कितनी गिरावट आई थी, मतलब हर देश का हाल बुरा हुआ था, लेकिन भारत ने जो वी शेप्ड रिकवरी दिखाई वह बेमिसाल है। आज भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला 7% की वृद्धि दर से भारत की ग्रोथ हो रही है। यह स्थिरता वैश्विक निवेशकों को जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके भरोसे को और मजबूत करती है। हमारा लक्ष्य केवल चौथा स्थान प्राप्त करना बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का विजन बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है कि 2024 से 25 तक हम कहाँ पहुँचे, 4 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन हम वहाँ पहुँचे, और 2027 से 28 तक 5 ट्रिलियन तक का ऐतिहासिक लक्ष्य सरकार निर्धारित करे बैठी है, और 2030 तक हम 60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, जहां भारत की ग्रीन इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र होगा भारत। मतलब सरकार जो भी फैसले ले रही है वो एक लक्ष्य को निर्धारित करके फैसले ले रही है, इसीलिए उसमें कुछ हद तक सफलताएं प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं। देखिए साथियों, एक निष्पक्ष विश्लेषण देखिए दोस्तों, एक निष्पक्ष विश्लेषण तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम चुनौतियों की बात ना कर लें। ऐसा नहीं है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक ही होगा। हर काम में कुछ ना कुछ चुनौतियां होती हैं। तो चुनौतियां क्या हैं? आय की असमानता, बेरोजगारी, कृषि संकट और मुद्रास्फीति। और आगे की राह क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजारों तक पहुंच, मानव पूंजी विकास की ओर सतत विकासों की लक्ष्य की प्राप्ति करना। देखिए हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, आज़ादी के अमृतकाल में एक उन्नत और समृद्ध राष्ट्र का सपना, जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार अपनी स्पीचेस में दोहराते रहते हैं। तो देखिए हमने जो यहाँ पे चुनौतियों की और आगे की राह की बात करी थी, आप ये मानकर चलिए सरकार के सामने आय की असमानता, बेरोजगारी और कृषि संकट। देखो कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कभी कभी किसानों को हानि हो जाती है, तो वो सब मैनेज करना भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिले, इसका भी ध्यान रखना होगा। और बेरोजगारी है, हमें कम से कम मैन्युफैक्चरिंग में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ना होगा कि बेरोजगारी का भी हल निकाला जा सके। इस तरह से हम 2047 का जो सपना लेके चल रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।